हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी। आज टाइम ऑफ सप्लाई का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। टाइम ऑफ सप्लाई। अब टाइम ऑफ सप्लाई मतलब ये नहीं कि कितने बजे गुड्स बेचा है, ये सब नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे टाइम ऑफ सप्लाई सर 12 बजे है। कुलदीप, टाइम ऑफ सप्लाई मतलब टाइम पे सप्लाई, देखा एक्सपेक्टेड था ये। टाइम ऑफ सप्लाई मतलब कि कौन से तारीख को तुमने सामान बेचा है और कौन से तारीख को हम कंसीडर करेंगे एज टाइम ऑफ सप्लाई, या तो इसका दूसरा नाम है डेट ऑफ सप्लाई। सर ऐसा क्यों, जिस दिन बेचा वही तो हो गया ना, वही हो गया। बट जरूरी नहीं है कि जिस दिन सामान बेचा है उस दिन पेमेंट भी मिला है। पेमेंट कहीं और कुछ उधार में दिया था, 10 दिन बाद मिला है, 1 महीने बाद मिला है, 2 महीने बाद मिला है, और बिल हमने पेमेंट मिलने के बाद बनाया है। जैसे बहुत सारे डेट्स होते हैं और वो डेट्स के बारे में स्टडी करना ही टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब गुड्स बेचने का डेट कोई और है, बिल बनाने का डेट कोई और है, पेमेंट रिसीव करने का डेट कोई और है। फिर उसने बोला एक काम करो, गुड्स लेके जाओ, पसंद नहीं आया गुड्स वापस से अपने पास आ गया, फिर टाइम ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा। या तो उसने पेमेंट किया चेक से और चेक डिसऑनर हो गया, तो क्या होगा टाइम ऑफ सप्लाई। यही सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे टाइम टाइम नहीं है, यहाँ पे टाइम मतलब डेट है। समझ में आ रहा है? अलग अलग कंडीशंस है, टाइम इन द केस ऑफ गुड्स एंड टाइम इन द केस ऑफ सर्विस। दो अलग चीज के बारे में आप पढ़ने वाले। टाइम इन द केस ऑफ गुड्स एंड टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ सर्विस। दो सेक्शंस याद रखना है, गुड्स के लिए 12 और सर्विस के लिए 13। ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 12 एंड 13। ठीक है, 12 फॉर गुड्स एंड 13 फॉर सप्लाई, सॉरी सर्विस। यहां पे आते गुड्स के लिए 4 कैटेगरीज बनाई गई है। टाइम ऑफ सप्लाई के 4 डिफरेंट कैटेगरीज है। एक है टाइम ऑफ सप्लाई अंडर फॉरवर्ड चार्जेस, मतलब एक हेडिंग है ये, इसके अंदर टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कंसिडर होगा ये पढ़ेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्जेस, इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या आने वाला है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स। अब ये होता क्या है, एक एक करके एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं मैं, खाली आपको ये बता रहा हूं। यहाँ पे 4 कंडीशन है। मनन प्रकाशन उस बुक में आपको ये चार्ट मिल जाएगा, और बहुत सारे चार्ट्स है, बट ये मैंने इंपॉर्टेंट समझा इसलिए मैंने आपको बताया। एंड टाइम ऑफ सप्लाई इन रेसिडुअल केस, सेम गोज फॉर सर्विस ऑल्सो। टाइम ऑफ सप्लाई अंडर फॉरवर्ड चार्ज, टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर एक्सचेंजेबल फॉर सर्विसेज, वहां पे गुड्स है, एंड टाइम ऑफ सप्लाई इन रेसिडुअल केसेस। मतलब दोनों के लिए सेम 4 कंडीशंस दिए गए। एक एक करके हम कंसिडर करने वाले। फॉरवर्ड चार्ज के केस के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो। गुड्स और सर्विस के केस में दोनों टाइम में टाइम ऑफ सप्लाई अलग अलग होता है। यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसका नोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नोट्स करोगे तो ही आपको टाइम ऑफ सप्लाई समझ में आएगा। जैसा मैंने आपको आईटीसी में करवाया, पहले मनन प्रकाशन करवा दूंगा और फिर सेहत पब्लिकेशन के सम्स। 90% सम्स जो आएंगे इस लेसन के वो सेहत पब्लिकेशन से ही आएंगे। 10% चांसेस है कि मनन प्रकाशन से आएगा, बट मनन प्रकाशन के जो नोट्स का एक्सप्लेनेशन है वो सेहत से बहुत बेटर है। इसलिए मनन प्रकाशन के सम्स भी ले लेता हूं, और उसके बाद बच जा रहा है तो अपन सेहत पब्लिकेशन के सम्स भी करेंगे। समझ में आया कुलदीप? पक्का। चलिए तो फिर स्टार्ट करेंगे। पहला है टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द गुड्स व्हेन सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। फॉरवर्ड चार्जेस जो मैंने हेडिंग पहले पढ़ाया था उसमें पहला है सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब मूवमेंट ऑफ गुड्स ये आपने पहले पढ़ा है, प्लेस ऑफ सप्लाई में पढ़ाया मैंने मूवमेंट ऑफ गुड्स, याद है? जब मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो बिल भी बनेगा, तो ऐसे केस में व्हाट विल बी माय टाइम ऑफ सप्लाई, ये समझना। इफ सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट, क्या हुआ बोलना, सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड, यस और नो। इफ यस तो व्हाट विल बी टाइम ऑफ सप्लाई।
अगर सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई होगा इनवॉइस इशू बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स टू द रेसिपिएंट। मतलब जिसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स है उस केस में इनवॉइस इशू बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स। मतलब जो आपका इनवॉइस यानी कि जो डेट ऑफ बिल होगा या डेट ऑफ इनवॉइस होगा वही मेरे लिए क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई। फोन किसी का बज रहा है क्या? छोड़ो जाओ, बोलना बेटा। पक्का इधर ध्यान दे, कुलदीप के नाद में मत पड़, इधर ध्यान दे। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? बज रहा है ना? मेरे को समझ में आ रहा है। इनवॉइस इशू बिफोर और एट टाइम ऑफ रिमूवल। मतलब सिंपल भाषा से बोला है इनवॉइस मतलब डेट ऑफ बिल यानी कि टाइम ऑफ सप्लाई। अगर आपने सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है, मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है, तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में होगा टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द रेसिपिएंट। इन दोनों डेट में से व्हिचएवर इज अर्लियर, या तो दोनों में से जो डेट दिया रहेगा वो। टाइम ऑफ सप्लाई विल बी इक्वल्स टू इशू ऑफ इनवॉइस बिफोर और एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द रेसिपिएंट। इन दोनों में व्हिचएवर इज अर्लियर विल बी टाइम ऑफ सप्लाई। ऐसे बोलने से समझेगा नहीं, सम आएगा तो ये और इजी समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा सम ले लेते तो समझ में आएगा। मिस्टर एक्स इन गुजरात गेट्स एन ऑर्डर फ्रॉम मिस्टर वाई इन वेस्ट बंगाल। दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, यहाँ पे आने वाला है IGST, बट अभी वो कंसीडर नहीं करना है। अपने को क्या कंसीडर करना है? टाइम ऑफ सप्लाई। गुजरात में रह के उसको वेस्ट बंगाल से एक ऑर्डर आया है ऑन 18 मार्च 23। ये डेट ऑफ ऑर्डर है। डेट ऑफ ऑर्डर मतलब किसी ने मुझे कॉल करके बोला मुझे सामान खरीदने का। अब मैं इस दिन गुड्स भेज सकता हूँ, इसी दिन बिल बन भी सकता है, ये भी हो सकता है। कॉल आया, हाँ ठीक है मैं भेज देता हूँ, आज ही भेजता हूँ, बिल भी बना देता हूँ, पेमेंट भी हो जाएगा, सब हो सकता है। ये भी इस तारीख को सब चीजें हो सकती है। बट क्वेश्चन में क्या दिया है देख, फॉर द सप्लाई ऑफ रेफ्रिजरेटर मिस्टर एक्स dispatches the goods from his premises to his transporter premises on 20th of March 23. Date of removal of goods 18 तारीख को मुझे ऑर्डर आया, 20 तारीख को मेरे यहां से गुड्स निकल गया। कहां गया? ट्रांसपोर्टर के पास। तो गुड्स निकल गया, इसे कहते हैं डेट ऑफ रिमूवल, इसे कहते हैं डेट ऑफ, क्योंकि मूवमेंट ऑफ गुड्स है, मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो डेट ऑफ रिमूवल रहेगा ही। अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है तो डेट ऑफ रिमूवल रहेगा क्या? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? वापस एविएटर में ये बोल रहा हूं, अभी मैंने जो पढ़ाया सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड, यस सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, नो, दो केस पढ़ाया मैंने। अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स है इसका मतलब क्या है अभिषेक? कि गुड्स यहां से वहां जाने वाला है, तो कौन से तारीख को यहां से वहां गया उसे कहते हैं डेट ऑफ रिमूवल। तो आपको ये समझ में आना चाहिए डेट ऑफ रिमूवल है मतलब ये मूवमेंट ऑफ गुड्स है। समझ में आया? चलिए ठीक है। ट्रांसपोर्टर इनिशिएटेड द ट्रांसपोर्टेशन ऑन 22 मार्च 23। ट्रांसपोर्टर ने सामान तो ले लिया था 20 तारीख को, लेकिन ट्रांसपोर्ट सर्विस उसने चालू किया 22 तारीख को। यहां पे मूवमेंट चालू हुआ है, मतलब ऑन द वे है ये। एंड द गुड्स फाइनली रीच द प्रीमाइसेस ऑफ वाई ऑन 26 मार्च। मतलब इस तारीख को जिसने ऑर्डर दिया था रेसिपिएंट, उसको गुड्स मिला है, डेट ऑफ रेसिपिएंट, एक्चुअल रिसीव्ड ऑफ द गुड्स। फाइंड करना है असर्टेन डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स या तो टाइम ऑफ सप्लाई। अब यहां पे टाइम ऑफ सप्लाई वर्ड यूज नहीं किया है, खाली रिमूवल ऑफ गुड्स पूछा है। तो व्हाट इज द रिमूवल ऑफ गुड्स कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि यहां से वो ट्रांसपोर्टर के पास उसी तारीख को गया है। तो इस केस में डेट ऑफ ऑर्डर था 18 तारीख, डेट ऑफ इनवॉइस था 20 तारीख क्योंकि मेरे इधर से गुड्स चला गया, एंड डेट ऑफ डिस्पैच क्या था 22। बराबर है, डिस्पैच मतलब गुड्स निकल गया। तो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? मिस्टर एक्स dispatches the goods to Mr. Y on 22nd March. That involve the movement of goods. Hence, the time of supply will be the date of invoice, that is 20th of March 23.
क्योंकि मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो मैंने अभी क्या पढ़ाया था पहले, इधर मैंने अभी आपको जो चार्ट दिया था उसमें मैंने क्या पढ़ाया, इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स इनवॉइस डेट, ये बोला ना मैंने। तो जब इनवॉइस डेट, तो इनवॉइस डेट यहाँ पे क्या था 20 तारीख, तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा 20 तारीख। याद रहेगा ये पॉइंट याद रहेगा पक्का। एक बार वापस, अगर सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स बोला है अभिषेक, मतलब गुड्स एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है, रिमूवल ऑफ डेट दिया मतलब सप्लाई मूवमेंट ऑफ गुड्स है, तो इस केस में जो मेरा इनवॉइस डेट है वही मेरा टाइम ऑफ सप्लाई। इनवॉइस डेट 20 तारीख है तो टाइम ऑफ सप्लाई 20 तारीख। समझाइए, पुढे जाके देखता है क्या दिया। X in Gujarat gets an order from Mr. Y in West Bengal. It in supply refrigerator. Y transporter take delivery of the said goods from the premises of X on 21st March and deliver them to Mr. Y 26th of March 23, a certain date of removal of goods. सेम तो है क्वेश्चन, सेम ही है ना क्वेश्चन, पढ़ो ध्यान से, सेम ही है क्वेश्चन, तो क्या फर्क है, डिस्पैच का डेट क्या है, पढ़ो एक बार अच्छे से, दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है। X in Gujarat gets an order from Mr. Y in West Bengal on 18 March, यहां तक तो सेम ही था कुलदीप, फॉर सप्लाई ऑफ रेफ्रिजरेटर। Mr. Y's transporter takes the delivery of said good from the premises of Mr. X on 21st March. पिछले क्वेश्चन में क्या था एक बार रीड करो, पढ़ो। Mr. X dispatches the goods. Mr. Y's transporter take the delivery. क्या फर्क है इसमें पूजा, व्हाट इज द डिफरेंस? नहीं तो बोल ना, वो पूजा ही हो, बोल। तू बोला ना, लेकिन बोला ना, पहले केस में एक्स ने उसका खुद का ट्रांसपोर्टर रहा, उसके बाद सामान बेचा, वो बोला कि तू इधर डिलीवर करना। सेकेंड केस में, इस केस में वाई ने ऑर्डर तो दिया और वाई ने ही अपने ट्रांसपोर्टर को वहां पे भेजा, बोला जा वहां से लेके आ। दोनों में फर्क समझ रहा है? कौन से तारीख को आया वो? 21 तारीख, बराबर है। डिलीवर डेम टू ऑन 26 और फिर 26 तारीख को उसको गुड्स मिल गया है, तो यहाँ पे डेट ऑफ ऑर्डर मालूम है, डेट ऑफ इनवॉइस 21 एंड डेट ऑफ डिलीवरी क्या रहेगा, टाइम ऑफ सप्लाई, बराबर। 21 तारीख को तू मेरे पास से लेके जा रहा है, मैंने बिल भी उसी दिन बना दिया, लेके चले जा भाई। अंडरस्टूड, मोमेंट ऑफ गुड्स है ये, क्लियर हुआ पक्का 100%? चलिए ठीक है मिस्टर, आप ऐसे ही क्वेश्चंस है, फिर थोड़े जो आपको मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई में करवाया था टेबल वाला सब, ये और फिर उसका आंसर, वैसे डेट्स आएंगे। तो ये टॉपिक लास्ट टॉपिक समझो, अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो तो आपने इनडायरेक्ट टैक्स का मैक्सिमम कंप्लीट कर लिया। छोटे छोटे पार्ट्स बचेंगे, वो तो अपन छोटे छोटे लेक्चर्स में कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं सना क्या दिया है। मिस्टर राम sold goods to Mr. Sham worth rupees 5 lakhs. The invoice was issued on 15 November. The payment was received on 30th November. The goods were supplied on 20th November. Find time of supply of the goods. क्या क्या दिया है इसके अंदर? डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? डेट ऑफ इनवॉइस और एक चीज दिया, डेट ऑफ पेमेंट 30 नवंबर। फिर दिया है गुड्स वेर सप्लाइड ऑन 20th ऑफ नवंबर, मतलब डेट ऑफ रिमूवल 20, बराबर। 20 तारीख को मेरे पास से गुड्स गया, बट मैंने बिल कभी बनाया 15 नवंबर। थोड़ा सोचने की बात है, 20 तारीख को गुड्स गया बट बिल 15 नवंबर को ही बन गया है, पेमेंट उसने 30 तारीख को किया है, तो व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई? 20 नवंबर। ओके, सना आंसर दे रही है, मतलब कॉन्फिडेंट है यार। 15 है कुलदीप? नहीं समझा कुलदीप, रुक, आएगा अभी आंसर, एक मिनट। 15 तारीख को बिल बनाया तूने, ठीक है, 30 नवंबर को उसने तेरे को पेमेंट किया और तूने गुड्स 20 तारीख को यहां से तेरे दुकान से खाली किया, तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? 20
20, सब 20। अरे कुलदीप से आंसर चाहिए, कुलदीप पक्का देख ले, चेंज नहीं होएगा ना। 30 बोल रहा है, चला गया ना फट से। चलो, द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 15th ऑफ नवंबर। केम कशाला, केम कशाला, मैंने क्लियर बोला है, सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब है डेट ऑफ इनवॉइस। बोला ना ये बात, क्योंकि यहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स है। जिस नहीं, हाँ वो गलत, वो खुश हुई थी, पहले उसने राइट बोला था फिर गलत बोला तो उसको लगा अच्छा है। राम ने गुड शाम को बेचा है, पेमेंट वॉज इश्यूड ऑन 30th नवंबर, द डेट ऑफ सप्लाई इज 20th ऑफ नवंबर एंड द डेट ऑफ इनवॉइस इज 15 नवंबर, हेंस द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ इनवॉइस विच इज 15th ऑफ नवंबर। बराबर है? क्यों, किस लिए दिमाग में बैठा है कि खाली बस आ रहा है और खाली केबीसी जैसा खेल रहे हो? अभी मैंने रिमूवल ऑफ गुड्स के बारे में क्या बोला अभिषेक? रिमूवल ऑफ गुड्स है, सॉरी मूवमेंट ऑफ गुड्स है। अगर मालूम है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स है, इनवॉइस ही मेरा टाइम ऑफ सप्लाई है। 3 क्वेश्चन में सेम चीज हुआ है। अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है तो उस केस में 2 क्वेश्चंस आते हैं, डिलीवरी या तो डिस्पैच, जो होगा उसमें अपन अर्लियर कंसीडर करने वाले। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ समझ में आ रहा है क्या? ऊपर से गया पक्का? चलिए ठीक है, अभी फिर से कुलदीप आंसर देगा। डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग डिफरेंट सिनेरियो वेयर सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, मस्त मजा आने वाला है। चलिए 1 2 3 4 डेट्स दिए गए और अपने को टाइम ऑफ सप्लाई ढूंढना है। डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट व्हेन गुड्स मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। ये सारा डेट अभी था आपके पास, था ही। डेट ऑफ रिमूवल है 1 अक्टूबर, कमलेश। डेट ऑफ इनवॉइस है 2 अक्टूबर। डेट व्हेन गुड्स वेर अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट को कब मिला? 3 अक्टूबर को। उसने पेमेंट कर रखा था 15 नवंबर को। व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई? 2:10 केम, क्यों? पक्का? सोच लो, सोच लो। ये क्या हो गया? देखा कुलदीप फट से बदला, पहले 2 था, अब बोला आंसर चेंज हो गया, मेरे को आंसर बदलने का। अभी क्या बताया था मैंने? अब जरा ध्यान देना, यहां पे डेट ऑफ रिमूवल कभी है, इनवॉइस कभी है, पेमेंट कभी है? पहले ही पेमेंट मिल गया है, बराबर है? पेमेंट मिल गया, मैंने गुड्स दे दिया और उसके बाद मैंने बिल बनाया। पेमेंट पहले मिला, 15 नवंबर को पेमेंट मिला। हाँ मेरी गलती, मैंने देखा, मेरे को लगा वो दिसंबर है और कुछ नहीं। नवंबर मतलब अक्टूबर में सामान बेचा है। ए चल, ख्यालों वाले इधर ध्यान दे। 1 एविएटर क्या चल रहा है लोग? क्या मैं कुछ पिलाया ना उन लोग को? अबे ध्यान दे, तेरा पेंसिल गिर रहा है। बस 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 ध्यान। अब देखो, हाँ 1 2 3 और 15, पेमेंट तो बहुत टाइम बाद हुआ है। गुड्स 3 तारीख को मिला, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर उसने बोला है व्हेन सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो मूवमेंट ऑफ गुड्स के अंदर मैंने आपको बताया था 2 केसेस होंगे, या तो इनवॉइस होगा कब? व्हेन सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। व्हेन सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स तो अपने को 2 डेट्स देखने पड़ेंगे। यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स है, इनवॉइस कभी बनाए, रिमूवल कभी है, तो रिमूवल पहले हो गया बाद में इनवॉइस बनाए, तो इस केस में क्या लेना पड़ेगा? विचएवर इज अर्लियर, विचएवर इज अर्लियर। समझ में आया? सेकेंड केस में देखो क्या दिया है, 3 10 3 1 सॉरी 1 10
4 10 25। बेटा उधर देख कुलदीप, बदल दे फट से। 3 और 1 में अर्लियर क्या है, तो क्या आएगा 1 और 4। बेटा संगत संगत असर 1 1 ना बेटा, केबीसी क्या आया हुआ या देख कुलदीप, पहले दिमाग में डाल तू कर क्या रहा है। रिमूवल ऑफ गुड्स, सॉरी इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स है। इस केस में 90% आंसर क्या रहता है, डेट ऑफ इनवॉइस ही होता है, डेट ऑफ इनवॉइस ही होता है। लेकिन अगर रिमूवल उसके पहले हो गया है, इनवॉइस के पहले, तो विच एवर इज अर्लियर लेना है, नहीं तो डेट ऑफ इनवॉइस। 4 4 6 और 1 क्यों, क्योंकि पेमेंट और ये तो कंसीडर ही नहीं होगा, और इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर तो वही है। अरे समझ में आया, क्लियर है, विजन दिमाग में बैठा क्या है इसका, काय नाही कळलं तुला, परत एकदा। वेरी गुड कुलदीप, तेरा असर बहुत ज्यादा फैल रहा है। नहीं वो कंफ्यूज ही है बेटा। बेटा फर्स्ट टाइम कुलदीप के इधर बैठे हो ना, इसके लिए उसका असर ऐसा है ना, पूरा वो बेंच वैसा हो जाएगा। कुलदीप वापस ध्यान दे दे, बगुन गे। सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स के केस में आंसर हमेशा डेट ऑफ इनवॉइस रहता है, वही रहेगा आंसर। तो 1 और 2 में 2 ही आंसर आना चाहिए था, लेकिन 1 आया, क्यों, क्योंकि रिमूवल इसके पहले हो गया। बराबर, इग्नोर। दोनों में अर्लियर, दोनों में अर्लियर, सेम टू सेम। समझ में आया, इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स है इसके लिए। क्लियर हुआ ये, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। क्या गिरा है भाई, ओहो ओहो, ला ला ला, क्या बात है, देखा, इसको बोलते हैं ऊपर वाला। हाँ देखा क्या सर है, नहीं बराबर, ओहो ठीक है ठीक है, चलो ध्यान दे, ध्यान दे। अ मशीन हैज टू बी सप्लाइड एट साइट। देखो आपको मैंने इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स है और एक नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई। उसका मतलब क्या है कि गुड्स वहीं पे रहेगा, अपने को वहां जाके यूज करना है उस चीज को, उसे कहते हैं सप्लाई इन्वॉल्व नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। समझ में आया, यहां पे एक मशीन है, हैज टू बी सप्लाइड एट साइट। इट इज डन बाय सोर्सिंग ऑफ वेरियस कंपोनेंट फ्रॉम अ वेंडर एंड असेंबलिंग द मशीन एट साइट। एक मशीन बनाने का सोच रहे, अलग अलग सोर्स से हमने उसके पार्ट्स इकट्ठा किए और जाके उस जगह पे अपन असेंबल करने वाले। तो क्या ये मूवमेंट ऑफ गुड्स है, पहला ये समझना है। क्या मशीन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है क्या, मशीन तो जगह पे ही है, हम उधर जाके असेंबल करने वाले। बात समझ में आया, आगे दिया है द डिटेल्स ऑफ द वेरियस इवेंट्स आर गिवन टू यू। 17 सितंबर को परचेज ऑर्डर with an advance of 50,000 is received for the goods worth rupees 12 lakhs and the entry duly made in the seller books of account। 17 सितंबर को मुझे 50,000 का एडवांस मिला इसी चीज के लिए, और मेरा जो सप्लाई होने वाला है उसका टोटल कीमत है 12 लाख रुपए। मतलब ये डेट ऑफ पेमेंट है या डेट ऑफ रिसीव्ड एडवांस है, डेट ऑफ एडवांस बोल दो, रिसीव एडवांस क्या बोल, डेट ऑफ एडवांस चलेगा। अरे हाँ, फिर क्या दिया है, 20 अक्टूबर को मशीन इज असेंबल्ड, टेस्टेड एट साइट, एक्सेप्टेड बाय बायर। 20 तारीख को गुड्स उसको मिल गया, गुड्स इज रिसीव बाय द रेसिपिएंट। बराबर है, अब गुड्स रिसीव तो नहीं वर्ड यूज कर सकते, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स तो है नहीं। तो ये है कि इसी तारीख को मेरा बिल भी बनना चाहिए,
गुड्स रेडी है तो भाई अब तुम यूज कर सकते हो, तो डेट ऑफ इनवॉइस हो सकता है ये। हाँ चलिए, बट इनवॉइस उसने 20 को नहीं बनाया, इनवॉइस कभी बनाया 23 अक्टूबर को, और 4 नवंबर को बैलेंस पेमेंट दे दिया। व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई? अरे आंसर आ गया क्या? व्हाट कुलदीप, आंसर 23, whichever is earlier. Supply involve no movement of goods. इस केस में what is time of supply? पूजा नहीं, क्वेश्चन पे ध्यान दोगी तो समझेगा। अच्छा उधर है आपके पास, क्या तारीख है? 17, 23, 20 आना चाहिए। टाइगर श्रॉफ ने 20 आंसर दिया, बाकी लोग 20 आना चाहिए, 20 आना चाहिए, 23 आना चाहिए। कुलदीप का आंसर सुन लेते। कुलदीप बदलेगा? बदलेगा? कंफर्म नहीं बदलेगा? 100% ना? Time of supply is the earlier date of the above two date, that is 20th of October 23. Why? सीधी बात है, 17 तारीख को तुमने ऑर्डर प्लेस किया, डेट ऑफ ऑर्डर क्या है, मेरे को मशीन चाहिए 50 लाख रुपए, एडवांस दे दिया ना 17 सितंबर को। 20 तारीख को मैंने तेरे को गुड्स दे दिया, 23 तारीख को मैंने बनाया, तो मतलब डेट ऑफ रिमूवल है और डेट ऑफ इनवॉइस है। अभी तो मैंने ये बताया सप्लाई इन्वॉल्व और मूवमेंट ऑफ गुड्स में क्या होता है, रिमूवल या इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। अभी यही बताया मैंने। इसमें समझने जैसा क्या, पिछला सम, अच्छा मैंने ये पिछले सम में क्या बताया, ये समझा था आपको। रिमूवल का मतलब क्या होता है, पीछे, रिमूव मतलब निकालना, निकालना मतलब आपने गुड्स निकाल दिया, निकाला मतलब दुकान से आपकी गुड्स चला गया। यहां पे भी 20 तारीख को मैंने उसको गुड्स दे दिया, भाई अब तेरा है, देखो जो करने का है, तो ये डेट ऑफ रिमूवल हुआ और उसी तारीख को बिल भी बनना चाहिए था, बट बिल कभी बना, इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स के अंदर दो डेट्स, अगर इन्वॉल्व है तो इनवॉइस ही आता है, नहीं है तो दो डेट्स में विच एवर इज अर्लियर। तो 20 और 23 में अर्लियर क्या है, समझ में आया क्या? इधर ये नोट इतना सब लिखा हुआ है, टाइम ऑफ सप्लाई इज द एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड बी इशूड। टाइम ऑफ सप्लाई मूवमेंट ऑफ गुड्स में हमेशा क्या रहता है, इनवॉइस ही, या तो लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, विच एवर इज अर्लियर। तो इस केस में रिमूवल और ये विच एवर इज अर्लियर कंसीडर किया है, इसलिए हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, 20 अक्टूबर 2023। तो इतना सारा लिखा है, वो अलग अलग डेट्स लिखा है, फिर कंपेयर किया और लिखा है स्टेटमेंट। आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो भी चलेगा। समझ में आया सम? अभी क्या बाउंसर ही जा रहा है? क्या हुआ टाइगर श्रॉफ, क्यों? नो मूवमेंट ऑफ गुड्स में भी इशू ऑफ इनवॉइस ही मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई है। जब भी गुड्स का मूवमेंट हो नहीं हो, इनवॉइस ही आने वाला है, बराबर है। अब इनवॉइस के केस में यहां पे पेमेंट तो कंसीडर होने वाला नहीं है दोनों में, तो मेरे पास दो ही डेट बचा। जब दो डेट बचा तो उसमें अपने को कंपेयर करना पड़ेगा हमेशा विच एवर इज अर्लियर। फर्क ये है कि जो डेट्स दिए रहते हैं ना, उसके नामकरण अलग अलग होते हैं। अब मैंने इधर डेट ऑफ रिमूवल इसको वर्ड यूज किया, बट एक्चुअल में डेट ऑफ रिमूवल थोड़ी है वो। समझ में आया? क्योंकि गुड्स थोड़ी जा रहा है यहां वहां से, तो नाम में फर्क है, बाकी कंसीडर तो वही होगा। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पहचानना पड़ेगा, ये रिमूवल है इसमें, अरे हाँ मतलब मूवमेंट्स इन्वॉल्व है, ये रिमूवल नहीं है मतलब विदाउट है, फिर भी कंसीडर क्या है, डेट ऑफ इनवॉइस ही है। ये छोटा सा फर्क है खाली, हाँ तो रॉन्ग होएगा कि हाँ मैं अभी बोल रहा हूँ जगह चेंज कर, उसके बाजू में बैठने वाले ऐसे ही क्वेश्चन करते। क्या किया मालूम है क्वेश्चन, तो 23 लिख दिया तो क्या हो जाएगा, कुलदीप बता। रॉन्ग हो जाए। डिफरेंस सिनेरियो, कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स, ये नया चीज आ गया अभी।
कंटिन्यू सप्लाई मतलब भाई ये भाई साहब लोग को ऐसा कोई लेन देन नहीं है, किसको बेचा, अपना बिजनेस चल रहा है, चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो। तो इसमें ना आपको डेट्स में थोड़ा फर्क दिखेगा। अब फर्क क्या क्या दिख रहा है जरा देखो। डेट ऑफ इनवॉइस था ही, डेट ऑफ रिमूवल भी था, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट दिख रहा है, बराबर है। अब क्योंकि कंटिन्यूस सप्लाई फॉर द गुड्स है, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिमूवल, स्टेटमेंट में डेट ऑफ रिमूवल इंपॉर्टेंट नहीं है। डेट ऑफ रिमूवल इंपॉर्टेंट, इनवॉइस एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। ये मैंने वर्ड यूज किया है कंटिन्यूस सप्लाई के लिए। अगर कंटिन्यू सप्लाई है गुड्स का, देखो सब के लिए मैंने बोला छोटे पॉइंट्स है, नोट डाउन करना तो आपको टॉपिक समझेगा। कंटिन्यू सप्लाई के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऐसा डेट रहेगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्ली। 1 दिसंबर को इनवॉइस बनाया, गुड्स 15 नवंबर को ही भेज दिया था, हाँ या नहीं, 15 नवंबर, और अकाउंट में पैसे 5 दिसंबर को आया है, और रेसिपिएंट का अकाउंट जो था वो 2 तारीख को दिखा रहा है। रेसिपिएंट ने 2 तारीख को पेमेंट किया, मैंने बैंक में चेक वगैरह जमा किया रहेगा, 5 तारीख को मेरे अकाउंट में आया, जबकि मैंने बिल कभी बनाया था 1 तारीख को, तो मैंने वापस कहा ये इंपॉर्टेंट, ये और ये विच एवर इज अर्लियर। तो भाई बताओ टाइम ऑफ सप्लाई, इधर और एक डेट दिया है, कोई भी डेट हो अपने को ये दोनों में विच एवर इज अर्लियर लेना। तो इन दोनों केस में आंसर फर्स्ट ही रहेगा, इसलिए मैंने कॉमन एक ही बार लिखा आंसर, ठीक है क्या। डेट कुछ भी हो, कंटिन्यू सप्लाई में क्या याद रखना है ये आपको समझा दिया। इस केस में बताओ, पक्का समझ में आया, क्लियर है, मतलब दिस विल बी नॉट कंसिडर। कंटिन्यू सप्लाई क्लियर हुआ, यहां पे 2 चीज क्लियर हुआ आज, एक है सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स और एक है कंटिन्यूस सप्लाई। सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट में भी सेम है, दोनों कंसीडर करो, दोनों सेम ही है, और यहां पे आ गया कंटिन्यूस सप्लाई का, ठीक है। नेक्स्ट केस में देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन। इफ गुड्स आर सप्लाइड अप्रूवल बेसिस, अप्रूवल बेसिस, व्हाट इज अप्रूवल। मैं जाओ, मेरे को गुड्स दो, मैं यूज करूंगा, मेरे को लगेगा तो ठीक है, तो वापस लेके जाओ। आप याद करो मैंने स्टार्ट में आज 4 केसेस बताए थे, फॉरवर्ड, रिवर्स, अप्रूवल बेसिस, बोला ना अभी स्टार्ट में लेक्चर के। तो यहाँ पे डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग डिफरेंट सिनेरियो इफ द गुड्स आर सप्लाइड ऑन अप्रूवल बेसिस। रिमूवल ऑफ गुड्स है, इश्यू ऑफ इनवॉइस है, एक्सेप्टेड बाय रेसिपिएंट है, एंड रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, बराबर। देखो डेट्स के नाम बदल रहे, अभी जैसे कंटिन्यू सप्लाई था तो द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आ गया, डेट ऑफ पेमेंट आ गया, रिमूवल आ गया, इनवॉइस आ गई, ये सारी चीजें आ रही। तो इसी से आपको क्वेश्चन पहचानना है कि भाई कौन से कैटेगरी का आ रहा है और उसमें क्या रूल अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको सेम चीज दिया, रिमूवल ऑफ गुड दिया, इश्यू ऑफ इनवॉइस दिया, एक्सेप्टेड बाय रेसिपिएंट दिया, एंड रिसिप्ट ऑफ पेमेंट दिया, बराबर। इस केस में गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, उसके लिए सबसे पहला ये चेक करने का कि क्योंकि अप्रूवल पे दिया है ना, तो मैंने गुड्स दे दिया, बिल कभी बनाए, पहला वो चेक करो क्या रिमूवल ऑफ गुड्स एंड इनवॉइस जो है वो विद इन 6 मंथ्स के अंदर है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 1 दिसंबर को गुड्स गया, बिल कभी बनाए, 6 महीने के अंदर ही बन गया है, गुड्स कभी बेचा, रिमूवल कभी हुआ, और बिल कभी बनाए, 6 महीने के ऊपर हो गया। 1 दिसंबर है ना, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई हो गया ना 6 महीना, जबकि इसने जुलाई में बिल बनाया है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों केस में ये तो विद इन 6 मंथ्स है, बट ये मोर देन 6 मंथ्स है, बराबर। क्योंकि अप्रूवल बेसिस पे चल रहा है, अप्रूवल बेसिस पे तो सबसे पहला काम ये करना है रिमूवल और इश्यू ऑफ इनवॉइस को कंपेयर करना है, अर्लियर नहीं,
कंपेयर करके ये देखना है कि आपने जो बिल बनाया वो विद इन 6 मंथ्स बनाया कि नहीं। क्या ये विद इन 6 मंथ्स है? हाँ, ये विद इन 6 मंथ्स है, बराबर है। अगर बिल विद इन 6 मंथ्स है तो टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ इनवॉइस। क्लियर? क्या लिख दिया है? अच्छा, पेमेंट, रिसिप्ट का पेमेंट दिया है ना। इनवॉइस बन गया 6 महीने के अंदर। हाँ, अब एक्सेप्टेड बाय रेसिपिएंट एंड रिसिप्ट ऑफ पेमेंट आपके पास है। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट देख रहे नहीं हो, यहां पे आपने कभी पेमेंट किया है 5 दिसंबर और इनवॉइस कभी इशू किया है 15, विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे विच एवर इज अर्लियर क्या आ रहा है, 15 या 5? क्या आ रहा है? क्या आएगा? 5, बराबर। यहां पे आते, क्या ये बिल विद इन 6 मंथ्स है? तो अगर विद इन 6 मंथ्स नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 मंथ्स का ड्यू डेट निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो 1 दिसंबर को आपने सामान बेचा है तो पूरा 1 दिसंबर का 1 महीना पूरा जाएगा, दिसंबर पूरा, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, खत्म हो गया मई। तो जून का 1 या 2, क्योंकि 1 तारीख है ना दिसंबर का, तो या तो 1 जून ले लो या तो 2 जून ले लो, वही आपका क्या बन जाएगा यहां पे 2000। ये मेरा ड्यू डेट ऑफ बिल होगा या तो डेट ऑफ इनवॉइस, क्योंकि विद इन 6 मंथ्स नहीं है इसलिए। अब क्योंकि विद इन 6 मंथ्स नहीं है, कंसीडर नहीं किया जाएगा। यहां पे विद इन 6 मंथ्स था तो ये डेट एंड ये डेट विच एवर इज अर्लियर लिया, बट ये विद इन 6 मंथ्स नहीं है तो जो ड्यू डेट आएगा वही मेरा क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, 1 जून या 2 जून, जो आपको कंसीडर करना है 2 जून। क्लियर है? आप 1 जून लिखोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। एनी डाउट? ऐसे सम्स और ले रहा हूं, समझा क्या है? ये था अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेसिस में सबसे पहला चेक करो विद इन 6 मंथ्स है या नहीं। विद इन 6 मंथ्स अगर है, एक्सेप्टेड बाय रेसिपिएंट एंड ये विच एवर इज अर्लियर। अंडरस्टूड? चलिए ठीक है। गुड्स सेंड, certain goods are sent by Mr. X on sales approval or return basis to Mr. Y on 22nd April 23. The supply get confirmed and the invoice was issued. Case 1, supply कभी हुआ है, रिटर्न बेसिस पे कभी भेजा था, 22 को, and what is the time of payment for in each cases is 23rd of November। मतलब आपके पास 3 डेट है, इस तारीख को रिमूवल हुआ है गुड्स का, इनवॉइस इस तारीख को हुआ है केस 1 में, और पेमेंट हुआ है इस तारीख को। गुड्स कभी गया है, अप्रैल में। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का मेरे पास टाइम है बिल बनाने का। पहले केस में मेरा बिल कभी बनाए, तो क्या ये विद इन 6 मंथ्स बनाए? हाँ, बन गया, बना है ना। तो 20 आ गया एक डेट। अब पेमेंट को कंपेयर करेंगे, अगस्त या नवंबर, विच एवर इज। अभी ये क्या करवाया मैंने आपको, क्या ये विद इन 6 मंथ्स था? हाँ, जब विद इन 6 मंथ था तो ये और ये विच एवर इज, यही बताया ना मैंने। तो इस केस में भी इनवॉइस ये है मेरा, विद इन 6 मंथ्स है ना, तो डेट ऑफ इनवॉइस है, डेट ऑफ पेमेंट है, विच एवर इज अर्लियर। दोनों में अर्लियर क्या है, तो मेरा केस नंबर 1 में क्या आ जाने वाला है, तो मेरा केस नंबर 1 में आंसर आएगा 20th of August। डेट ऑफ रिमूवल 22, कॉलम बना दिया है। डेट ऑफ रिमूवल क्या है, 22। डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, 20। डेट ऑफ पेमेंट क्या है, इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर क्या है, सॉरी विच एवर अर्लियर क्या बोला, विद इन 6 मंथ्स है क्या ये? हाँ, ये विद इन 6 मंथ्स है, तो मतलब ये और ये दोनों को कंपेयर करो। अभी समझा? नेक्स्ट वापस से सेम सेम एंड सेम। 22 को, बट बिल कभी बनाए, अक्टूबर। अप्रैल है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर तक 6 महीना कंप्लीट हो जाता है, तो आपको बिल सितंबर तक बन जाना चाहिए, हाँ या नहीं? 6 महीना, जबकि आपने बिल कभी बनाया है, अक्टूबर में। तो सितंबर का कौन सा तारीख आपका ड्यू डेट रहेगा? 22 से 22 ले लो तो 1 महीना हो जाएगा। हाँ, अरे यस, तो आप
22 तारीख या 23 तारीख या 21 तारीख, जो आपको समझने का, 1-2 दिन ऊपर नीचे सितंबर का आप कंसीडर कर सकते। तो यहाँ पे क्या किया मालूम नहीं, यहाँ पे 22 सितंबर, क्योंकि 6 महीना उधर ही कंप्लीट होता है और 6 महीना तो पेमेंट कंसीडर होगा क्या, समझा? वापस कोई नहीं। क्या था? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना हो गया। सितंबर 22 को 6 महीना कंप्लीट हो जाएगा, 22 या 21 को ही कंप्लीट हो जाएगा। बोल, 22 अप्रैल से ही चालू है ना, तो अप्रैल का दिन तो काउंट होगा ही ना। अप्रैल महीना खत्म हुआ गया तो अप्रैल के 8 दिन भी अपने पास है, तो वही चीज मैं 22 तक ही जाऊंगा ना अगले महीने। 22 अप्रैल से 22 मई, मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर तू काउंट कर रहा है, बराबर है। तो यहाँ पे वैसा काउंट नहीं है ना डेट, इट इज अ मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून, ऐसा। अपन डेट कैसे काउंट करते थे? अरे 22 से 22 एक महीना, बट टैक्सेशन वैसा काउंट नहीं करता है। अप्रैल मीन्स अप्रैल, मई मीन्स मई, जून मीन्स जून। क्लियर? ड्यू डेट के केस में अपन वैसा लेते हैं, ड्यू डेट के केस में क्या ड्यू डेट निकालने का, बट टैक्सेशन के केस में अप्रैल का मंथ मतलब अप्रैल का मंथ, वो मंथ लिया जाता है। एक दिन भी है तो पूरा मंथ है, समझ में आया? तो इस केस में सितंबर हमारा क्या बन जाएगा? डेट ऑफ सप्लाई यानी कि टाइम ऑफ सप्लाई। क्यों सितंबर, समझा अभी? पक्का? खत्म हो गया क्या? हाँ खत्म हो गया। क्लियर है? और सम्स लेंगे इसी के ऊपर, और यही लेसन इंपॉर्टेंट है और छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर करने आपको, ठीक है? आज इतना ही करते हो। फुल वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।